आज की कहानी है भ्रष्ट अधिकारी। श्रीमान जी, आपके पास क्या किसी चीज़ का अभाव है? मैंने कब कहा आपसे कि मेरे पास फला फला चीज़ नहीं है? मुस्कराते हुए अधिकारी ने अपने मातहत क्लर्क से कहा। श्रीमान जी, फिर भी आप रिश्वत क्यों लेते हो? क्यों कर्मचारियों को रिश्वत के बिना इधर उधर धक्के खिलाते रहते हो? देखो शैलेश, साथ बिठाकर अगर तुम्हें मदिरा पिला दी तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम कुछ भी कहते जाओ। तुम ही बताओ, अगर रिश्वत नहीं लूँगा तो मेरे वेतन में तो शराब शराब का खर्च भी नहीं निकलेगा। फिर शराब पीने के साथ साथ कबाब और बाद में शबाब भी तो चाहिए। यह तो सरकार को सोचना चाहिए कि कहाँ तो राजस्थान जहाँ मेरा घर है और कहाँ यह दिल्ली जहाँ मेरी ड्यूटी है। भाई शैलेश, मैं भी सोचता हूँ कि यह ठीक नहीं, पर मैं भी मजबूर हूँ। मुझको इन सब की लत है। इनके बिना मैं खुद को अधूरा मानता हूँ। यह तो कर्मचारी भी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं किसी को बेवजह परेशान नहीं करता। यदि वे समय पर ड्यूटी नहीं आते और समय से पहले ड्यूटी से चले जाते हैं तो इसका मतलब यही तो हुआ कि वे कुछ न कुछ और जगह से भी कमा ही तो रहे हैं। अब ऐसे में मैं उनसे कुछ ले लूं तो यह रिश्वत थोड़ी ही कहलाएगी। देखो शैलेश, कल ही रामजस स्कूल वाले आए थे। कह रहे थे परीक्षाओं के समय ढिलाई बरतना। बोर्ड की परीक्षाएं हैं। आपके आने से बेवजह बच्चे डर जाते हैं। डर के मारे पर्ची फेंक देते हैं। इसी कारण परीक्षा परिणाम खराब आता है। मेरी नाना करते करते 15,000 रुपये पटक गए हैं। अब तुम ही बताओ कि आई हुई लक्ष्मी को क्या बाहर फेंक दूं? इतने रुपए तो सरकार एक महीने काम करवा कर तब देती है, जबकि एक ही दिन में। श्रीमान जी, चलो मैं आपकी बात ही ऊपर कर देता हूँ, पर यह सब आपको क्यों? आपको अपनी इमेज का ख्याल नहीं है। देखो शैलेश, तुम तो मेरे घर पर भी कई बार जा चुके हो। मेरी खुद की पत्नी मुझसे कितना प्रेम करती है यह भी तुम अच्छी तरह जानते हो। मेरे घर जाने पर वह खुश होने की बजाय वह अंदर ही अंदर जल भुन जाती है। कभी रात की ड्यूटी तो कभी दिन की। अपने साथी डॉक्टरों के साथ कैसे हंस हंस कर बात करती है, और मुझसे मुझे तो लगता है वह उन सब से सेट रहती है। अब ऐसे में भला मैं तो कबाब में हड्डी ही हुआ ना। खैर छोड़ो शैलेश, यह ऊपर वाला भी कैसे कैसे खेल दिखाता है। अब कोई मैडम अपना काम निकलवाने के लिए अपने को खुद ही पेश करे तो मैं कोई हिजड़ा तो नहीं हूँ कि मना कर दूँ। चलो श्रीमान जी, अब छोड़ो भी। ठीक है, एक और पैग अपने हाथ से बनाओ। तुम तो मेरे अजीज हो ना। ये बातें कहीं लीक नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें अपने घर के सदस्य की तरह समझता हूँ, वरना किसी और की क्या हिम्मत जो मुझसे ऐसी बात कर सके। हाँ, रात के 9 बज गए हैं, संभल कर घर जाना। शैलेश के घर चले जाने के बाद एक मैडम विनीता से फ़ोन करते हैं। हाँ विनीता, क्या कर रही हो? सर, आपके ही फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। क्या हुआ मेरी लोन वाली फ़ाइल का? हो जाएगा, तुम परेशान क्यों होती हो? तुम कल ऑन ड्यूटी रहोगी। मैं तुम्हारे प्रिंसिपल को फ़ोन कर दूंगा। कल दुबे साहब आ रहे हैं, वही नए डायरेक्टर हैं। तुम्हारी बहन की सर्विस के बारे में मैंने उनसे बात कर ली है। आखिर मैं जिला शिक्षा अधिकारी ही तो हूँ। उनकी अनुमति की ज़रूरत थी, वह मैंने उनसे ले ली है। पर दुबे साहब थोड़े से रंगीन मिजाज तो हैं ही। कल उनकी जी भरकर सेवा कर दो। कल घर बोल कर आना कि देर हो जाएगी, ताकि चिंता न करें। हाँ तो सुबह टाइम से आ जाना। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, 3 दिन बाद। अरे शैलेश, बोर्ड परीक्षाओं की ड्यूटियाँ आ गई हैं। रामजस स्कूल का बस्ता अशोक जी को, निशान स्कूल का बस्ता सत्यनारायण भाटी को, बोहरा पब्लिक स्कूल का बस्ता अपने राकेश भाटिया को, तथा सनातन धर्म पब्लिक स्कूल का बस्ता राम मनोहर को ही देना है। मेरी इन सब से बात हो चुकी है। 10,000 में सेटिंग हुई है। अब आगे कितना कमाते हैं ये जाने। वीर भानु प्रताप जी का दफ्तर कोठी से आधा किलोमीटर की ही दूरी पर है। प्रताप साहब का कमरा महंगे पर्दों, सोफ़ों, कालीन से सजा हुआ है। एक अच्छी गद्देदार घूमने वाली कुर्सी पर प्रताप साहब विराजमान हैं।
एक स्कूल में एसएस मास्टर के पद पर काम करने वाला ताहिर श्रीमान जी के कमरे में आता है, अभिवादन कर मेज़ के पास ही बैठ जाता है और मेज़ के नीचे से 10,000 की 2 गड्डियाँ अधिकारी जी के हाथों के सुपर्द कर देता है और बताता है, सर वह इकबाल वाला काम हो गया है, लेटर भी आ चुका है और वह ज्वाइन भी कर चुका है। मगर ताहिर, यह तो 2 गड्डियाँ ही। चपरासी की सरकारी नौकरी इतनी सस्ती तो नहीं है। नहीं सर, और भी देने हैं, 3 गड्डी और देने हैं। मैं अगले सोमवार को दे जाऊंगा। हाँ ताहिर, अगले सोमवार तक पेमेंट नहीं आई तो मैं स्कूल में ही आ जाऊंगा। नहीं सर, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 दिन बाद ही राजस्थान से फ़ोन आता है कि इकलौते बेटे विशु ने सल्फास की गोलियां खा ली और वह खतरे में है। जयपुर के सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में जीवन और मौत से जूझ रहा है। प्रताप साहब के तो पैरों के तले की जमीन निकल गई और वह अचेत हो जाते हैं। चपरासी देखता है, बाकी क्लर्कों को साहब के बेहोश होने की सूचना दे देता है। सारे क्लर्क साहब की कमरे में इकट्ठे हो जाते हैं, पानी के छींटे मारते हैं तो साहब होश में आते हैं। प्रताप साहब की बात सुनकर सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई पड़ती हैं। 4 क्लर्क साहब को साथ लेकर जब तक जयपुर पहुंचते हैं तब तक विशु दम तोड़ चुका है। विशु का पोस्टमार्टम होने के बाद विशु के मृत शरीर को लेकर राजस्थान के भरतपुर जिले में जाते हैं, जहां साहब का परिवार रहता है। सबका रो रो कर बुरा हाल है। विशु एक होनहार लड़का था, सबकी इज्जत करता था, सबसे बात करता था। सारा पड़ोस इकट्ठा हो गया। साहब की धर्मपत्नी विमला का तो रो रो कर बुरा हाल था। उसके तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जितने मुंह उतनी बातें चल रही थी। लोगों को तो बात चाहिए। सामने रोदनी सूरत और पीछे से विशु कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा से इंजीनियरिंग कर रहा था। 3 दिन पहले ही 10 दिन की छुट्टियां आया था। कल रात को ही विशु की अपने दोस्तों से कुछ बातें हुई। एक दोस्त ने उसकी मां के चाल चलन पर उंगली उठाई तो दूसरे दोस्त ने पिताजी की रिश्वतखोरी पर। बाकी दोस्त हंस हंस कर विशु का मजाक उड़ा रहे थे। विशु इन सब के बारे में जानता था। विशु चुपचाप घर आया और रास्ते से ही सल्फास की गोलियां भी लेता आया था। कमरा बंद किया, ऊंची आवाज़ में डेक चलाया और सारी गोलियां खा गया। आधे घंटे तक डेक चलता रहा। खाने के लिए माँ और बहन विशु के इंतजार में थे। डेक को सुनकर सोच रहे थे कि शायद नाच रहा होगा, लेकिन जब आधा घंटा बीत चला तो माँ को चिंता हुई। बार बार दरवाज़ा खटखटाने पर भी जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो माँ का दिल घबरा गया। माँ कहने लगी, शालू, मिश्रा जी को बुलाना। इस तरह से 3-4 पड़ोसी इकट्ठा हो गए। दरवाजे को तोड़ा गया तो देखकर होश उड़ गए कि यह क्या हुआ। मुंह में झाग आए हुए थे और शरीर में तड़पन जारी थी। फटाफट विशु को स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ से जवाब मिलने पर जयपुर ले जाया गया और जयपुर में आकर 5-6 घंटों की मशक्क़त के बाद विशु ने दम तोड़ दिया। विशु को चिता के हवाले कर प्रताप साहब व उनकी धर्मपत्नी विमला को तरह तरह से सांत्वना देकर सारे क्लर्क वापिस आ गए। सभी में चर्चा थी कि अब तो साहब सुधर जाएंगे। 1 महीने की छुट्टियां पूरी करके साहब आ गए। 2-4 दिन खोए खोए से रहे और फिर अपनी रंगीनियों में मस्त हो गए। हर समय पैसा और पैसा की रट लगी रहती। जो भी ग्रांट आती कागजी खानापूर्ति के बाद चट कर जाते। कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि लालसा और बढ़ गई। पीने की मात्रा भी बढ़ा दी। विशु की बरसी के 3 महीने बाद ही लड़की ने आग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। चर्चा थी कि किसी लड़के के साथ चक्कर था। लड़के ने शालू को छोड़कर किसी और लड़की के साथ चक्कर चला लिया। आहत होकर शालू ने आग लगा ली। प्रताप साहब की इमेज पर एक और धब्बा, लेकिन प्रताप साहब की दिनचर्या में कोई फर्क नहीं आया। एक दिन दफ्तर में एक धर्मवीर नाम का अध्यापक आया, जिसने पहले कभी उनके साथ पढ़ाया था। साहब एसटी कोटे से होने की वजह से लेक्चरर, एसडीओ तथा डीओ तक पहुंच गए और बेचारा धर्मवीर वही अध्यापक का अध्यापक रहा। दोनों में हंसी मजाक हुआ।
रिश्वतखोरी का सबको पता ही था। जब एसडीओ थे तो मेज के नीचे से 50-50 रुपये ले लेते थे, मगर अब दर बढ़ा दी गई। धर्मवीर बोला, श्रीमान जी, आपको अगत की चिंता नहीं है? परमात्मा के कहर से डरो, अब तो ईमानदारी से जीवन यापन करो। लंबी सांस छोड़ते हुए प्रताप साहब बोले, धर्मवीर, लड़के ने गोली खा ली और लड़की ने आग लगा ली, इससे बुरा और क्या हो सकता है? परमात्मा ने खूब बुरी कर ली, इससे भी बुरा और क्या हो सकता है? यह तो लत लग गई, अब तो जो भी होगा देखा जाएगा। 2 दिन की जिंदगानी है, फिर दोबारा कब आनी है? जो जी लिया वही अपना है, बाकी तो सब पानी है। अब तुम ही बताओ, साधारण आदमी की कोई जिंदगानी है? बड़े बड़े लोगों की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 5 करोड़ की ग्रांट आई। 5 करोड़ में से 1.5 करोड़ प्रताप साहब अकेले तथा 50 लाख दफ्तर के क्लर्क हजम कर गए। बाकी बांट दी गई, कागजी कार्रवाई पूरी कर दी गई। साल भर बाद गर्मियों की छुट्टियों में सुना, जिला शिक्षा अधिकारी वीर भानु प्रताप सस्पेंड। जांच चल रही है। कुछ कर्मचारियों की बाँछें खिल गई, उनके चेहरे उतर गए जिनकी उनसे मिलीभगत रहती थी। 6 महीने बाद ही उन्हें दोष मुक्त करार दे दिया गया। चर्चा थी कि 25 लाख जांच अधिकारियों को तथा 25 लाख डायरेक्टर दुबे साहब तथा 50 लाख सूबे के मुख्यमंत्री श्री रामनाथ पांडे की भेंट चढ़ा दिए, इसी कारण बच पाए हैं। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, और यदि कहानी को आप पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल बटन भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी डालूं नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मिलना होगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।